ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट किया है, तो आप प्लीज मुझे बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। यस मैम। ओके स्टूडेंट, अच्छा सबको दिख रहा है कि किसी स्टूडेंट को नहीं दिख रहा है? मैम अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। ओके, शायद से कुछ नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, उसकी वजह से थोड़ा लेट दिखे। तो स्टूडेंट चैप्टर का नाम सबको पता है, हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे चैप्टर का नाम वापस से मैं लिख देती हूँ, स्ट्रेट लाइंस। और यहाँ पे टॉपिक जो हम आज करने वाले हैं, हम यहाँ पे पढ़ने वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड उसके बाद हम करेंगे सेंट्रोइड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन। टाइम मिला तो स्टूडेंट हम इन सेंटर के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, इन सेंटर, ये वाला चीज, इन सेंटर। ठीक है, तो पहले तो जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, उसका एक बार वापस से मैं शॉर्ट में आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो अभी हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होते क्या स्टूडेंट? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर रफ डायग्राम दिखाना चाहूँ स्टूडेंट यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा अगर मैं बोल रही हूँ, देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बोले कि कोई पॉइंट है आपके पास ए, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है लेटर से बी, ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कोई पॉइंट पी है जो ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आप बोल रहे, इसका मतलब क्या है, आप बोल रहे यहाँ पे पी ए अपॉन पी बी, ये आपको मिल रहा है m/n। तो यहाँ पे जो डायग्राम में देख, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी ए बी को m:n रेशियो में, ओके, इंटरनली। और अगर आपके पास एक और पॉइंट क्यू आ जाता है, जैसा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्यू ए अपॉन क्यू बी, ये आपको मिल रहा है m/n। लेकिन ये जो क्यू है बेसिक, जैसे अगर मैं बोला कि यहाँ पे कहीं पे आपके पास क्यू है, तो यहाँ से अगर आप बात की जाए स्टूडेंट, तो ये वाला क्यू का ए से डिस्टेंस ज्यादा है, क्यू का बी से डिस्टेंस, यहाँ पे देखो इस डायग्राम के हिसाब से जो मैंने देखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि क्यू ए अगर आपका क्या है, यहाँ पे m इंटू सम टी, कोई भी आप कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन यहाँ पे क्यू भी आप करें, तो ये रेशियो स्टूडेंट आपके पास m/n आ रहा है। लेकिन ये जो है क्यू पॉइंट है, एक्सटर्नली एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी को, मतलब ये जो क्यू है बेसिकली ए बी के एक्सटेंशन पे बोल सकते हैं आप, जिसको हम स्टूडेंट यहाँ पे बोलते हैं ना कि उस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करना, या प्रोड्यूस भी बोलते हैं ना कि लाइन को प्रोड्यूस किया आपने ए बी को, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट क्यू है वो ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, और पी पॉइंट है वो ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो आप पॉइंट पी एंड क्यू को हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, पी एंड क्यू आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स, आप लिख सकते हैं ए एंड बी। स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या कर रहे हैं, पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पॉइंट पी का बी से डिस्टेंस, अगर आपका m/n आया, तो पॉइंट क्यू का ए से डिस्टेंस अपॉन पॉइंट क्यू का बी से डिस्टेंस, ये आपका m/n आ रहा है। बट यहाँ पे जो पॉइंट क्यू है स्टूडेंट, ये आपको पता है ए बी के यहाँ पे प्रोड्यूस पे बोल सकते हैं, आप एक्सटेंशन पे, मतलब ये क्यू है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं m:n रेशियो में। ठीक है, समझ में आए ये वाली बात? तो यहाँ पे पी एंड क्यू को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में किया दिया था, मुझे लगता है आपने वो प्रूव कर लिया होगा। तो अभी आगे की यहाँ पे स्टूडेंट कुछ रिमार्क में लिख देती हूँ, फिर हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट डिस्कशन करें। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे हम रिमार्क लिख लेते हैं स्टूडेंट। ये जो 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये एंगल बाइसेक्टर के बारे में, क्योंकि ये यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं रिमार्क लिख देती हूँ। आप बोलेंगे मैम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जो रिमार्क लिख रही हूँ बेसिकली, यहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात हो रही है, इसके लिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर एक मैं ट्रायंगल बना लेती हूँ, जैसे अगर हमारे पास ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ठीक है, इसका कुछ नाम, ओके, इसको अच्छे से नहीं बनाया डायग्राम। जैसे अपने पास ये है ट्रायंगल स्टूडेंट, इसका नाम दे देते हैं ए,
ये है हमारे पास बी सी। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा था स्टूडेंट, कौन सा, कि जो एंगल ये ए आपको दिख रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि आपके पास इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे ये जो एंगल है आपका एंगल ए, तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये वाला, ये जो इसका कुछ नाम अगर हम देना चाहे स्टूडेंट, लेट अस से ए, एंड यहाँ पे मैंने दिया डी, मतलब यहाँ पे एडी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर हो गया, एडी एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे समझ में आया, तो एंगल ए का ये बाइसेक्टर हो गया, और ये आप बोलेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, क्यों, क्योंकि जो ट्रायंगल एबीसी मैंने लिया स्टूडेंट, तो ये जो डायग्राम मैंने लिया है, तो एंगल ए यहाँ पे इंटरनल एंगल। अच्छा, अभी एक्सटर्नल एंगल का भी सेम डायग्राम में दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, तो बेसिकली तो थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड करते हैं डॉट डॉट करके, एंड यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा आपने एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा इसको हम बना ही लेते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन, क्योंकि ट्रायंगल की बात करें स्टूडेंट, तो ये वाला जो अगर मैं रेड पेन से दिखाऊं, ये वाला, तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा ए। स्टूडेंट समझ में आ रही वाली बात, प्लीज बताइए, एंगल ए जो ट्रायंगल में लिया था वो इंटरनल एंगल हो गया ए। ठीक है, समझ में आया, जो रेड पेन से दिखाए स्टूडेंट ये एक्सटर्नल एंगल ए हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे अगर इसका मैं बाइसेक्टर की बात करूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो, इसको आप चाहे तो दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ मैं, तो ये जो एंगल को जो, एक सेकेंड, इसको मैं डायग्राम से दिखाना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ आपके पास मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं डायग्राम को वापस से प्रॉपरली बनाने का ट्राई करती हूँ। तो ये अगर मैंने बोला कि यहाँ पे आपके पास ई है और ये, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे ए ई आपका क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, लेकिन ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि जो रेड पेन से दिखाई था स्टूडेंट, वो आपका एक्सटर्नल एंगल ए हो गया, उसको दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड कर रहा है वो ए ई। ठीक है, ए ई। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, यहाँ पे मैं कौन सा कलर यूज करूँ, देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे क्योंकि डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, अदरवाइज इसको प्रॉपरली बनाएंगे तो कैसा आएगा, एक सेकेंड, इसको ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पोर्शन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इसकी वजह से मैं ऐसा बना रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको आप ई बोल दीजिए। तो यहाँ पे ए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका इक्वल आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लीज मुझे बताइए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिमार्क में, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, हियर एडी इज एंगल बाइसेक्टर, या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, एडी इज एंगल बाइसेक्टर, लेकिन ब्रैकेट में लिख लीजिए इंटरनल। ठीक है, एंड AE is बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ये, लेकिन ये वाला एक्सटर्नल आपको दिख रहा है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ये, ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए। किसी को मतलब किसी को समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ए यहाँ पे डायग्राम में जो मैंने बनाया है वो क्या है, यहाँ पे ए इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओ एक सेकेंड, ऑफ एंगल ए। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई, आप बोलेंगे मैम ये क्या करा रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये वाला कॉन्सेप्ट में एक बार वापस से रिवाइज करूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो डी एंड ई में क्या रिलेशन है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, प्लीज बताइए, किसी को डाउट है ये वाली चीज में, स्टूडेंट प्लीज बताइए। यहाँ पे ट्रायंगल हमने लिया था, फिर हमने ट्रायंगल में कोई एंगल के बाइसेक्टर की बात करी थी, तो यहाँ पे जो डायग्राम मैंने लिया है, यहाँ पे एडी एंगल बाइसेक्टर हो गया एंगल ए का, लेकिन ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ए यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज बताइए। और यहाँ पे हमने क्या सीखा था स्टूडेंट, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख के आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट, जो ये है ए बी का जो लेंथ है, यहाँ पे जो ए बी हम लिखा है साइड ए बी ट्राइंगल में, इसकी लेंथ को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो साइड बी सी है उसकी लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए सी को,
यहाँ पे मतलब यहाँ पे ट्राइंगल में देखिए साइड AC का जो लेंथ है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल b से। स्टूडेंट किसी को डाउट है इसमें, प्लीज बताइए। ये वाला चीज हम बार बार यूज करने वाले, आई थिंक आपने ये वाला नोटेशन पहले भी कहीं देखा होगा। देखा है स्टूडेंट, आई थिंक आपने कहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला वगैरह सीखा था 9th क्लास में, वहां पे भी शायद ये नोटेशन आपने देखा होगा स्टूडेंट। ये आगे हम बहुत यूज करने वाले हैं कि लेंथ ऑफ जो साइड ए बी है उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ साइड बी सी को हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, लेंथ ऑफ ए सी को हम दिखाते हैं स्मॉल बी से। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। यस तो मैम। कैसे याद करेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ए बी लिखा है, ठीक है, ट्रायंगल में देखेंगे ए बी साइड, तो यहाँ पे कौन सा लेटर यूज नहीं हुआ है, एबीसी ट्रायंगल है तो स्मॉल सी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। बीसी में आपको बी और सी लेटर यूज हो गया है तो ए यूज नहीं हुआ है, तो आपको पता है बीसी का जो लेंथ है उसको स्मॉल ए से डिनोट कर, ऐसा आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइड ए बी हम सी से डिनोट कर रहे स्मॉल सी से, लेंथ ऑफ साइड बी सी स्मॉल ए से, लेंथ ऑफ साइड ए सी को हम डिनोट कर रहे बी से, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो बेसिकली अपोजिट साइड को कुछ रेशो में डिवाइड करता है, वो रेशो की बात करने वाले। तो यहाँ पे देखिए एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बीसी को किस रेशो में डिवाइड करेगा वो बात करते हैं। तो ये वाला देखिए डायग्राम से अगर बात की जाए स्टूडेंट, ये एबी का लेंथ क्या हो गया हमारे पास स्मॉल सी, ठीक है, एसी का लेंथ क्या हो गया स्मॉल बी, और ये बीसी का इधर से लेके इधर तक की लेंथ की बात की जाए स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया स्मॉल ए, ठीक है। सब लोग एग्री करेंगे कि नहीं? और ये बेसिकली एडी है वो बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो है यहाँ पे C/B। मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग देम। मतलब ये जो अगर बात की जाए स्टूडेंट DB अपॉन DC, ये आपका हो गया AB अपॉन AC, क्योंकि AC का लेंथ आपका क्या है स्मॉल सी, इस एक सेकेंड यहाँ पे मेरा मिस्टेक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर वापस से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर जो है एडी आपको दिख रहा है, तो ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल है, मतलब बीसी की बात हो गई। यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड करता है स्टूडेंट, यहाँ पे स्मॉल सी इज टू स्मॉल बी, एंड स्मॉल सी क्या है हमारे पास, स्मॉल सी क्या है हमारे पास, ये लेंथ ऑफ साइड ए बी। एक बार वापस से इसको करेक्ट करती हूँ, यहाँ पे स्मॉल सी है बट अच्छे से दिखना चाहिए आपको, ये है स्मॉल सी, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये जो एंगल ए है बेसिकली आप कौन सी दो साइड से मिलके बना है, ए बी साइड और AC साइड, ठीक है। एग्री करेंगे कि नहीं, प्लीज बताइए। ये जो यस एंगल मैम। ए है, जैसे ये एंगल की बात करें स्टूडेंट, इंटरनल एंगल है ये ट्रायंगल में, तो ये ए बी साइड और AC साइड से बना है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को ए बी अपॉन AC मतलब ऐसे डिवाइड कर रहा है। मतलब जो रेशियो की बात करें ना, AB/AC, मतलब अगर इसको लिखना चाहे नोटेशन में तो आप बोलेंगे AD जो है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, BC जो है अपोजिट साइड को स्मॉल सी इज टू स्मॉल बी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, तो किसी को डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ये वाला चीज हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स BC साइड इन स्मॉल सी इज टू स्मॉल बी रेशियो, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, इन द जो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, देयरफॉर DB अपॉन यहाँ पे अगर बात की जाए DC आपका हो जाएगा AB अपॉन AC, और यहाँ पे आपको पता है इंटरनल डिवीजन, ठीक है। एक बार वापिस से दिखा देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है जो AD है वो BC को स्मॉल सी इज टू स्मॉल बी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब स्मॉल सी है क्या आपका बेसिकली AB, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड AB, स्मॉल बी है क्या, स्मॉल बी आपका लेंथ ऑफ साइड AC हो गया, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट। एंड यहाँ पे अगर जो डायग्राम की बात की जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे ए क्या है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया है यहाँ पे, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे EB अपॉन EC, देख लीजिए डायग्राम में EB जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है स्टूडेंट वो भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा बट एक्सटर्नली, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप AE is dividing the opposite side BC in the ratio small c is to small b but externally, तो वही चीज मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ EB अपॉन EC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AB अपॉन AC बट ये हो जाएगा एक्सटर्नली,
ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? किसी को बताइए, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमने ये वाला चीज पढ़ा है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करता है? इट इज डिवाइडिंग द अपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल, मतलब ये वाला ए बी अपॉन ए सी, ये वाले रेशो में डिवाइड कर रहे हैं अपोजिट साइड को। ठीक है, वो मैं लिख के भी दिखा देती हूँ स्टूडेंट, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हियर डी एंड ई, जो ये है, जो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, ये जो डी और ई है ये आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे एडी एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया एंगल ए का, और यहाँ पे ए क्या है? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया एंगल ए का। तो यहाँ पे डी एंड ई है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हियर डी एंड ई आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, क्योंकि यहाँ से भी आपको देख के पता चल रहा है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, किसी को डाउट है स्टूडेंट, समझ में आए? देख लीजिए, जो हमने लिखा है ना बेसिकली वही चीज लिखते हैं ना, कि जो पॉइंट डी का बी से डिस्टेंस अपॉन पॉइंट डी का सी से डिस्टेंस आपका आ रहा है ए बी अपॉन ए सी, ये जो रेशियो आपका स्मॉल नोटेशन में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हो। ये क्या है स्टूडेंट? एवरीवन देख लीजिए, स्मॉल सी अपॉन ये स्मॉल बी है, तो सेम चीज मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, ये स्मॉल सी अपॉन स्मॉल बी, रेशियो सेम आ रहे, बट ये डी है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है साइड बीसी को, और ये जो पॉइंट ई है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डी एंड ये क्या हो गया? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं इतना वाली बात? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो भी मैंने आपको बोला वो भी मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर divides opposite side, divide opposite side in the ratio, in the ratio of the sides containing them, ये containing the angle ऐसा बोल सकते हैं, containing the angle, containing the angle। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं, डायग्राम वापस से एक बार देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे बोल रहे कि एडी है वो बीसी को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? बेसिकली ए बी अपॉन ए सी में, यहाँ पे जस्ट देख लीजिए, क्योंकि ए बी एंड ए सी ये वो साइड है ट्रायंगल का जो एंगल ए को कंटेन कर रही है। ठीक है, मतलब एंगल ए उनसे ही मिलके बना है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया डी एंड ई आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर किसी को प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर सकते हैं स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था जो ट्रायंगल बनाया है, तो यहाँ से आप कैसे फाइंड करते हैं कि वो रेशो बी इज टू सी आता है, स्मॉल बी इज टू स्मॉल सी, वो वाले के लिए मैं आपको हिंट बता सकती हूँ, यहाँ पे प्रूफ आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा आपके पास कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने नाम क्या दिया है इसको? ए बी सी। ठीक है, ऐसा दिया, और यहाँ पे बोल रहे हैं आप ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर आप ले रहे हो, तो फिर क्या करेंगे आप? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा आप कर सकते हो, और ये लाइन आप चाहे तो आगे जो ए बी को एक्सटेंड करेंगे स्टूडेंट, तो आगे आप कुछ नाम देना चाहे तो दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ वहां से आपको मिल जाएगा कि जो ए डी है बेसिकली बीसी को स्मॉल सी इज टू स्मॉल बी रेशो में डिवाइड कर। ठीक है, तो प्रूफ आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, प्लीज बताइए एवरीवन। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे आप किसी को डाउट है कि प्रूफ कैसे करना है, तो आप यहाँ पे जस्ट कंस्ट्रक्शन कीजिए, जैसे मैंने बताया, पहले तो ट्रायंगल बनाइए, एडी आपने एंगल बाइसेक्टर हो गया एंगल ए का, फिर क्या करेंगे? यहाँ से जो आपने लिखा है वहां से जो पॉइंट सी से आप एक बेसिकली एक बार वापस से मैं डायग्राम बना देती हूँ आपको, कुछ ऐसा डायग्राम आपका बनेगा, रफ डायग्राम मैं आपके लिए बना रही हूँ। यहाँ पे कुछ आपने ए लिया है, यहाँ पे बी लिया है, यहाँ पे सी लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे? ऐसा लाइन, ओके, यहाँ पे आपने पहले तो एडी बनाई है, एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो एंगल जो बाइसेक्टर है यहाँ पे एडी, उसके पैरेलल आपको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, पैरेललोग्राम बनना चाहिए आपका यहाँ पे, तो एक सेकेंड, तो यहाँ से ये डी है, तो यहाँ से आप कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, और ये एक्सटेंशन आगे जाके यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, ये वाला और यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप
अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो स्टूडेंट ये वाला प्रूफ कि बेसिकली जो एंगल बाइसेक्टर है कैसे डिवाइड कर रहा है अपोजिट साइड को, किस रेशो में। ठीक है, तो आज के लिए ये हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट का डिस्कस कर लिया। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ कोई भी क्लोज जो फिगर है बेसिकली जिसके एन साइड है या उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अगर वर्टाइसिस मालूम है, मतलब जो बेसिकली जो पॉइंट मिला के आपको जैसे ट्रायंगल बना रहे हैं या जो पॉइंट्स मिला के क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं या पेंटागन बना रहे हैं, तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है पॉइंट्स का तो आप क्या है एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड उसके बाद हम बात करेंगे कोलिनियरिटी कंडीशन। अच्छा स्टूडेंट, किसी को वर्ड है याद है ये वाला वर्ड कभी सुना है आपने, कोलिनियरिटी? यस अच्छा किसी को आइडिया है कि क्या होता है अगर मैं बोलूँ कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, उसका मतलब क्या हो सकता है, प्लीज बताइए। मैम वो मतलब एक ही पॉइंट है ना मैम, वो एक ही लाइन पर है। एक ही लाइन में वेरी होगी गुड, मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम वो भी डिस्कस करेंगे। पहले तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर कोलिनियरिटी कंडीशन भी यहाँ पे आ नहीं है, तो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता है ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए 3 पॉइंट आपको चाहिए, और वो ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले वेरी गुड, जिसने आंसर किया आई थिंक 2 स्टूडेंट ने आंसर किया, वेरी गुड। तो यहाँ पे वो वाला चीज भी हम सीखने वाले हैं कि अगर मैं बोलूँ कि 2 से ज्यादा पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट में बोलूँ कि कोलिनियर है, तो वो कैसे हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल अगर स्टूडेंट हमने बना लिया है, इसका नाम है ए, ये बी है सी, तो एक ट्रायंगल हमारे पास हो गया ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे हमें अगर उसके कोऑर्डिनेट मालूम है, जैसे ए का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया आपके पास x1, y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं x2, y2 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट ले लिए जैसे x3, y3। ठीक है स्टूडेंट, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के 2 फॉर्मूले बोल सकते हैं, 2 मेथड है, तो वो मैं यहाँ पे दोनों आपको लिख के देने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये ट्रायंगल हो गया, तो नेक्स्ट पेज पे आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बहुत इजी है स्टूडेंट यहाँ पे। तो स्टूडेंट पहले तो मुझे बताइए आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 पढ़ा है कि नहीं। अगर जैसे अगर मैं ये वाला नोटेशन यूज करूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2, यहाँ पे लिख दिया 3 4, ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं सबको पता है, ये 1 into 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस साइन आ जाता है, फिर आप लिखते हैं 2 into 3। तो ये वाला यूज होने वाला है अभी जो मैं आपको देने वाली हूँ फॉर्मूला, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो स्टूडेंट ये वाला चीज ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की जा रही है स्टूडेंट, एरिया हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा ना, तो यहाँ पे लिखते हो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड, या वर्ड में लिखना चाहे ओके। यहाँ पे मैं मॉडुलस लगा रही हूँ स्टूडेंट, ये वाला मॉडुलस के लिए लगाया है। और यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा और ऑर्डर 2। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जा रहे हैं। पहले हम क्या करें, ए के कोऑर्डिनेट लिए x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिए x2 y2। ठीक है, तो यही ऑर्डर में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x1, यहाँ पे लिखेंगे x2, यहाँ पे लिखेंगे y1 y2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है स्टूडेंट, ये आपने लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, लेकिन ये साइक्लिक ऑर्डर में बोल सकते हैं, पहले x1 x2 आपको दिख रहा है, नीचे y1 y2, फिर यहाँ पे प्लस करके आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 ही आएगा, लेकिन अभी x1 x2 हो गया है यहाँ पे यूज, तो यहाँ पे आपका आएगा x2 x3। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे y2 y3, फिर यहाँ पे प्लस करके आपके पास नेक्स्ट डिटर्मिनेंट लेना है, ये भी ऑर्डर 2 का है, लेकिन ये जो हमने लिखा है वर्टाइसिस स्टूडेंट, यहाँ पे जो पॉइंट ए बी सी, वो आप बोल सकते हैं ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो जो हम ये लिखे स्टूडेंट डिटर्मिनेंट के अंदर, वो एक साइक्लिक ऑर्डर में लिख रहे, x1 x2 लिखा, फिर x2 x3 लिखा, अभी क्या होगा यहाँ पे आपके पास x3 x1, यहाँ पे क्या होगा y3 y1। और इसको ये कंप्लीट किया स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बड़ा सा एक लाइन खींचा है, जिसको वर्टिकल बार बोल सकती है। क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए, आप चाहे तो वर्ड में लिख लीजिए मैग्नीट्यूड, ये इसको आप मॉडुलस भी बोल सकते हैं, ये जो मैंने यूज किया ना ऐसा वाला डिटर्मिनेंट है। ये तो अंदर तो पता चले डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये जो हाफ से पहले जो लगाया ना,
ये मैंने मैग्नीट्यूड के लिए लगाया। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या है, जब हम कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते तो आंसर नेगेटिव आ जाता है, लेकिन एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा ना। एरिया की बात करें स्टूडेंट, तो आंसर आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसके लिए मैंने ऐसा लगाया। आप चाहे तो लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, फिर हाफ ऑफ, ये सब लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये वाली बात? मतलब मैग्नीट्यूड के लिए मैंने ये लगाया। यस मॉडुलस वाला जो सिंबल है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड मतलब आंसर आपका नो नेगेटिव आना चाहिए। एक तो ये है हमारे पास, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा बताइए? सबने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 सीखा हुआ है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ आपके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, और ये ब्रैकेट, ये मतलब जो मॉडुलस की जगह मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड लिख दिया, और अभी ब्रैकेट यूज करके आप मुझे बताइए क्या होगा स्टूडेंट, प्लीज बताइए। हाफ आ जाएगा यहाँ पे, पहले तो हाफ फॉर्मूले का हाफ है ये, ठीक है, ये हो गया हाफ, ठीक है। एंड यहाँ पे अंदर स्टूडेंट पहले मुझे बताइए, फर्स्ट जो दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे होगा? x1 y2 माइनस x2 इंटू y1 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, x2 इंटू x2 y1, into y1 वेरी गुड, ये पहले ब्रैकेट में लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले ब्रैकेट में आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? ये मिलेगा प्लस x2 x2 y3 x2 y3 माइनस y2 y minus x3 3y2 y2 एक सेकेंड, हाँ मैं वापस से लिखती हूँ। यहाँ पे पता है आपको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर को 2 को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? पहले वाला समझ में आया, x1 y2 माइनस x2 y1। अभी क्या होगा? x2 y3, ओके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आगे, फिर आपको मिलेगा x2 y3 माइनस x3 y2। देख लीजिए यहाँ पे एवरीवन, ठीक है। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके दिखा, इसको ब्रैकेट के अंदर डालने तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, देख लीजिए ये हो जाएगा x3 y1, ठीक है, x3 x3 y1, y1 फिर माइनस साइन हो जाएगा, फिर आपको क्या x1 मिलेगा? x1 y3, स्टूडेंट देख लीजिए क्रॉस मल्टी, हाँ, x3 y1 माइनस x1 y3, ठीक है, y3 x1 y3, ठीक है, पक्का समझ में आया? ब्रैकेट मैंने लगा दिया, बाहर है हाफ का साइन, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के लिए मैंने वो मॉडुलस लगाया था ताकि आप को समझ में आए, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो माइनस अगर साइन भी अगर आपका आया डिटरमिनेंट को सोल्व करके, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे अगर सपोज आपका सिंप्लीफाई करके कुछ आया, हाफ उफ लगा के सपोज आपका आया -8, तो आप एरिया क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 8, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? 8 जो आपको लिखना है यहाँ पे स्क्वायर यूनिट से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपको उसका लेना है। अच्छा स्टूडेंट, एक तो ये चीज लिखा मैंने, एक और तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, वो लेकिन वो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 से यूज होता है। आप मुझे बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 आपने पढ़ा है एवरीवन? पढ़ा है आपने डिटरमिनेंट मैट्रिसेस चैप्टर में 11th में कुछ पढ़ा है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3? नहीं, ओके डोंट वरी, मैं नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क में स्टार मार्क करके लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अभी वर्टाइसेस हमने पता है ए बी सी है, ये हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, और यहाँ पे किसका है? मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वर्टिकल बार लगाया है, और यहाँ पे अंदर में क्या लिख रही हूँ यहाँ पे देख लीजिए, x1 y1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लिख रही हूँ x2 y2 यहाँ पे 1 है, एंड यहाँ पे है x3 y3 और यहाँ पे 1। ये भी तरीका है, लेकिन यहाँ पे जो यूज है स्टूडेंट, ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये वाला चीज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बेसिकली है क्या, ये आपके पास हो जाएगा इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात करें स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड आना चाहिए, तो ये हो गया हाफ ऑफ, मैग्नीट्यूड लेना है आपको ये वाला। अच्छा ये वाले को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट? ठीक है, पहले रो में जाइए, पहले रो में पहला एलिमेंट क्या है? x1, तो पहले x1 लिखिए, ठीक है। अभी क्या करना है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देना, मतलब इसको और इसको हाइड कर दीजिए। मैं रेड पेन से दिखा देती हूँ। पहले x1 लिख लिया आपने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है x1, ठीक है। फिर क्या किया आपने? इसको और इसको हाइड कर दिया, ठीक है। अभी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y2, y2 माइनस y3 हाँ तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे इसको ओके कलर यूज करते हुए, तो यहाँ पे x1 इंटू आपके पास हो गया y2 माइनस y3,
ठीक है स्टूडेंट। फिर आएगा माइनस साइन, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है आपको दिख रहा है y1, ये लिखना है। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दीजिए, छुपा दीजिए, ठीक है। तो जो बाकी एलिमेंट बचा है उनका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आप देखेंगे पहला रो और दूसरे कॉलम को हाइड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, ये मैं सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ, x2 माइनस x3। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कुछ, क्योंकि ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। x2 ये हो गया माइनस x3। उसके बाद स्टूडेंट फिर आएगा प्लस साइन, फिर है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट है 1, ये लिख दिया। अभी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर दीजिए, मतलब छुपा दीजिए, बाकी जो मिला उसका डिटर्मिनेंट। तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, x2 इंटू y3 माइनस, देख लीजिए x3 इंटू y2, कुछ ऐसा मिल रहा है, प्लीज चेक कीजिए एवरीवन। ठीक है, ये मिल रहा है कि नहीं, x2 इंटू y3 माइनस y2 इंटू x3। ठीक है, एक तो ऐसा लिखे, एक दूसरा तरीका भी हो रहा है, एक और वो ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ये जो सेम जो मैंने लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। कैसा, यहाँ पे नीचे 1 1 कर दीजिए और यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो x1 x2 x3, यहाँ पे लिखते हैं y1 y2 y3 और ये डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3 का, सेम आंसर आता है। ठीक है, बेसिकली क्या किया है, रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, प्लीज बताइए। और आपने क्या है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि वैल्यू में कुछ फर्क नहीं आता है जब आप रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हो। ठीक है, फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन गया थर्ड कॉलम। ठीक है, प्लीज बताइए स्टूडेंट समझ में आएगा कि नहीं ये वाली चीज। तो ये लिखे या ऐसे लिखे, लेकिन आंसर यही आएगा। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के दो, एक तो जब डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 वैसा कर सकते हो या डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हो। ठीक है, दोनों में जो आपको इजी लगे वो वाला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये वाला ज्यादा बेटर है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का, ये कोई भी अगर आपके पास पॉलीगॉन है एन साइडेड के, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। क्या करना है आपको ये पता है, जो अंदर जो लिख रहे हैं, ठीक है, अंदर जो लिख रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, वहां पे जो वर्टाइसेस ले रहे हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में, जैसे x1 x2 फिर x2 x3 x3 x4 ऐसा हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए फिर अच्छा रहेगा याद करने में भी। तो ये वाले में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं इन जनरल भी लिख देती हूँ कि इन जनरल अगर आपके पास कोई पॉलीगन है, मतलब क्लोज साइडेड फिगर है जिसके एन साइड है, तो अगर उसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए एवरीवन। नो सबको समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जर्नलाइज्ड, ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जर्नलाइज्ड, यहाँ पे एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है, जिसके एन साइड है और उसके एन वर्टाइसेस रहेंगे स्टूडेंट, जिसके कोऑर्डिनेट हम मान रहे x1 y1 पहले का, दूसरे का मान रहे x2 y2, ऐसे करके लास्ट का हम मान रहे xn yn। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका एरिया की बात करें, एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, ये आपके पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड के लिए लगाया है, हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो यहाँ पे x1 x2 y1 y2। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। प्लस फिर आप करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर में जाना है। x1 x2 हो गया, फिर अभी हो जाएगा आपके पास, प्लीज बताइए x2 x3। ठीक है, यहाँ पे x2 x3, यहाँ पे y2 y3। 3 प्लस अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पे एक और लिख के दिखा देती हूँ आपके पास, एक सेकेंड, यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट में लिखते हैं, एक काम कर सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड के लिए स्टूडेंट, ये कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे प्लस करके अगर मैं दिखाऊं, नेक्स्ट अगर आपने लिख दिया है x3 x4, यहाँ पे डिटरमिनेंट है डेफिनेटली ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पे आपके पास हो गया y3 y4। ठीक है, डॉट 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 करके अगर हम लिखना चाहे स्टूडेंट, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट की बात की जाए, सेकंड लास्ट या लास्ट भी लिखना है तो लास्ट ऐसा होगा, लास्ट आपका ऐसा होगा, देखिए स्टूडेंट xn, यहाँ पे हो जाएगा yn, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्सएन, क्योंकि आपको कंप्लीट करना रहता है ना इसको साइक्लिक ऑर्डर में, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 लिया है, यहाँ पे एक्सएन, यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, क्या मिस्टेक की है मैंने, एक सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक किया ना यहाँ पे,
एक्सएन के बाद x1 आएगा, यहाँ पे एक्सएन x1, यहाँ पे आएगा yn y1। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। और यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड के लिए, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको पूरा इरेज करके वापस से मैं लिखती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मॉड्यूलस वाला जो सिंबल है वो लिखने के लिए जगह नहीं बची है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट कम करते हैं। ये है आपके पास ऐसा, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है आपके पास एक्सएन, यहाँ पे मिलेगा x1, यहाँ पे मिलेगा आपको yn, यहाँ पे y1, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के लिए जो मॉड्यूलस लगाया था उसको मैंने कंप्लीट किया है। समझ में आया स्टूडेंट? ये वाला जो सिंबल है, ये वाला जो वर्टिकल बार हम जिसको बोलते हैं, ये मॉड्यूलस के लिए भी यूज होता है, लेकिन इसके अंदर आपने ऐसा 4 एलिमेंट को अरेंज कर दिया है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बन गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो है, ये जो सिंबल इसके, जिसका मतलब ये वाला, ये मॉड्यूलस के लिए भी यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए। और मॉड्यूलस का Yes, आंसर ma'am. हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, तो ये चीज हमने इन जनरल भी लिख दिया स्टूडेंट। एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट डॉट करके मैंने यहाँ पे दिखाया है, और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, डॉट डॉट करके फिर प्लस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी ये चीज हमने लिख दिया स्टूडेंट। अभी क्या है, एरिया की बात करिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोलिनियरिटी कंडीशन की, वो भी लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, ठीक है, या उससे ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मैं 3 पॉइंट्स की बात करूं, 3 पॉइंट्स A, B, C are collinear if area of triangle ABC is equal to 0। सब लोग एग्री करेंगे? अगर मैं ऐसा लिखूं, या आप देखो, यहाँ पे देखो, मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपके पास कहीं पे A है, यहाँ पे कहीं पे है B, यहाँ पे है C, ठीक है। आपको पता है 3 पॉइंट को ज्वाइन करके आपको ट्रायंगल मिलता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल मिल रही है उसका एरिया 0 है, इसका मतलब ये भी ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको देखिए, आप तीनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, जो ट्रायंगल, जो बेसिकली ट्रायंगल कुछ ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आप चाहे ऐसा बोल लीजिए कि सारे जो तीनों पॉइंट है बेसिकली एक ही लाइन के ऊपर है, तो कोलिनियर पॉइंट है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 आ रहा है। या दूसरा तरीका कौन सा, एक और तरीका है इसको बोलने का, आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर आपने ऐसा बनाया तो आप ऐसा बोल सकते हैं, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। BC। क्योंकि हमने ट्रायंगल में क्या सीखा था स्टूडेंट, जो ट्रायंगल में 2 साइड का एडिशन, ठीक है, हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, पढ़ा था ना आपने। 2 साइड का अगर आप क्या एडिशन कर रहे हो, थर्ड साइड से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल आ गया, मतलब क्या है, आपका जो पॉइंट्स है आपका एक ही लाइन के ऊपर है, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये वाला चीज आई थिंक सबको समझ में आया होगा। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अभी जो हमने पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। तो 3 पॉइंट्स ABC को हम कोलिनियर कब बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्लीज मेरे साथ सॉल्व कीजिए। इफ A है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 3,2, एंड पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है 5,-2, पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट है 1,-3, एंड यहाँ पे पॉइंट D है जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिया है -4,-1, इन ऑर्डर R, okay, in order R, the vertices are the vertices of एक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अभी हमने एन साइडेड पॉलीगॉन की बात करी है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, 4 साइड होगा अगर आप क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर आर द वर्टाइसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल
ओके क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और हमें क्या करना है, देन फाइंड द एरिया। ओके यहाँ पे देन अच्छे से नहीं लिख के आया है। देन फाइंड द एरिया ऑफ, then find the area, so A लिख दिया है, B लिखा है, C D in order are the vertices of, यहाँ पे are vertices of a quadrilateral and find the area of quadrilateral। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आप बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं लिख देती हूँ, फिर दोनों साथ में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the points यहाँ पे है a जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको k+1, 2 - k, एंड पॉइंट b जिसके कोऑर्डिनेट दिया है 1 - k, सॉरी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या है, वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। और यहाँ पे क्या बोला कि जो पॉइंट आपको दिया है a b c, तो वो कोलिनियर है। सो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट है k+1, 2 - k, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 1 - k, -k, यहाँ पे -k है, ठीक है। एंड यहाँ पे पॉइंट सी की बात की जाए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हमें दिया है 2 + k, 3 - k, ठीक है। आर कोलिनियर इतना बोला है, और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, आर कोलिनियर। अच्छा, ये क्वेश्चन को बहुत सारे अलग वे इससे कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे, एक तो आप बोलेंगे मैम डिस्टेंस फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम ये 3 पॉइंट कोलिनियर है एक ही लाइन के ऊपर, वैसे कर सकते हो, या आप चाहे तो एरिया का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन यहाँ पे 2 बोल सकते हो। तो इसको हमें अभी सोल्व करना है, ठीक है। तो एवरीवन प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, जिसके 4 वर्टाइसेस आपको दिए हुए हैं, और आपको उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एवरीवन। तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनेगा ए बी सी डी। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, या आपको मॉडुलस यहाँ पे लगाना तो लगा सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हाफ ऑफ। स्टूडेंट प्लीज मुझे बताइए, कैलकुलेट कीजिए, मैं लिख देती हूँ हाफ ऑफ। पहला जो है आपका मिलेगा, जो डिटर्मिनेंट है वहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे आप 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5, एंड यहाँ पे -2, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक है। और ये ब्रैकेट में लगा देती हूँ ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लस नेक्स्ट डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा ओके, ये हमने लिख दिया x1, एक सेकेंड, यहाँ पे x कुछ मिस्टेक की है क्या मैंने स्टूडेंट, शायद से कुछ मिस्टेक की, एक बार वापस से मैं रिपीट करती हूँ इसको। एवरीवन क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे सबको याद है, एक बार वापस से दिखा देती हूँ। यहाँ पे x1 x2, यहाँ पे नीचे y1 y2, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, तो हाफ ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट x1 की बात की जाए तो यहाँ पे 3, x2 की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे 5 हो जाएगा, एंड यहाँ पे y1 हमारे पास 2, y2 हो जाएगा -2, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं, प्लीज बताइए। ओके, ठीक है। स्टूडेंट आप, कुछ स्टूडेंट को अगर कंफ्यूज हो ना कि मैम ऐसा ही क्यों लिखते हैं, तो देखो दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है x1 x2, आपने देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ स्टूडेंट, आपने अगर ऐसा लिखा है x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट रो है जिसमें एलिमेंट है x1 x2, सेकेंड रो है जिसमें एलिमेंट है y1 y2। और डिटर्मिनेंट का हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ा है कि जो रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो ना, मतलब अगर आप इसको ऐसा भी लिखते हो, यहाँ पे x1 लिखा, यहाँ पे x2 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे y1 लिखा, यहाँ पे y2 लिखा, तो क्या आएगा स्टूडेंट आपका, इसका आंसर क्या लिखे, x1 y2 - x2 y1, वही चीज जो आपको पहले मिल रहा था वही चीज मिल रहा है ना।
तो मतलब अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि ऐसे लिखते हैं तो कुछ मिस्टेक ना हो जाए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब पहले यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉलम में पहले क्या है, एक्स के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, सेकंड जो है कॉलम में वाई के कोऑर्डिनेट लिखिए, ऐसे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो यहाँ पे लिखे हैं आप चाहे तो ये वाला याद कीजिए, या ये ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाला चीज मैं बताना चाहती हूँ, अभी इरेज कर देती हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है, अगर आपने मेरे से पहले सोल्व किया है तो मैं चैट सेक्शन में भी देखने वाली हूँ। ओके, मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ ताकि स्टूडेंट को कुछ मिस्टेक ना हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हाफ ऑफ, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, x1 की बात की जाए तो 3 है, x2 की बात की जाए तो 5 हो गया, y1 2 है, -2 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपके पास x2 की बात हो गई 5, ठीक है, एंड यहाँ पे है y, ओके y2 आपके पास -2 हो गया, एंड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3। चेक कर लीजिए, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। प्लस डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे -3 लिखेंगे, यहाँ पे -4 लिखेंगे, यहाँ पे -1। ठीक है, चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 की वैल्यू मैंने सही सब्स्टिट्यूट की है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्लस करके आपके पास हो जाएगा -4 -1, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 3 2। प्लीज चेक कीजिए स्टूडेंट मैंने सही लिखा है कि नहीं, एंड सिंप्लीफाई करके आपका आंसर बताइए। मैग्नीट्यूड में आंसर देना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है एवरीवन, ये हो गया हाफ ऑफ। यहाँ पे लिखना चाहिए तो आगे लिख दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस से लिख देती हूँ, एक सेकेंड। एवरीवन, देखते चैट सेक्शन में मैं चेक कर लेती हूँ, कोई स्टूडेंट है जो आंसर कर रहा है, यहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। ओके, मेरे से पहले सोल्व कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, एंड यहाँ पे हमारे पास हो गया हाफ ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा है स्टूडेंट, पहले वाला ब्रैकेट ओपन कीजिए, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 2 जा 6 होते हैं, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे हो गया, देख लीजिए आप, -6 प्लस, देखो -6 -10। ये माइनस साइन आएगा, -6 -10, ये पहले ब्रैकेट के अंदर आप बोल सकते हैं ऐसा। उसके बाद प्लस साइन लिखेंगे, नेक्स्ट डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू -3 -15 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस होके +2 आया, देख लीजिए स्टूडेंट, फिर आएगा प्लस साइन, फिर हो जाएगा -1 -12। ठीक है, फिर प्लस साइन है, फिर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे -8, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया +3। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए और मैग्नीट्यूड में आंसर देना है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, एंड यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट बताइए, हाफ ऑफ, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, सिंप्लीफाई कीजिए, -6 -10, यहाँ पे मिल रहा है मुझे -16। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा स्टूडेंट, -15 + 2 -13। एवरीवन प्लीज चेक द कैलकुलेशन। नेक्स्ट की बात की जाए, -13 हो रहा है वापस से। ठीक है, -13, उसके बाद क्या हो रहा है, ओके यहाँ पे मुझे लग रहा है -5 आ रहा है। ओके -5, ओके यहाँ पे लिखती हूँ -5, सिंप्लीफाई कीजिए, मैग्नीट्यूड में आंसर देना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये आपके पास हो जाएगा हाफ इंटू, ये कितना होगा स्टूडेंट, सब माइनस माइनस में है तो ऐसे लिख देते हैं, सबका साइन माइनस है, तो ये हो गया 6, ओके 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 47 आ रहा है। ठीक है, एवरीवन प्लीज चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे, लेकिन मैग्नीट्यूड में आंसर देना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये हाफ ऑफ दिस, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 47/2, और एरिया की बात है तो स्क्वायर यूनिट्स हम लिख देते हैं, हमें पता नहीं है क्या यूनिट है, तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स। सबको समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए, सबका सेम आंसर आया कि नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे पूछ सकते हो कि आपने मैम यहाँ पे माइनस कहा गया है, क्योंकि एरिया की बात करें स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड में आंसर देना है, एरिया नॉन नेगेटिव लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मॉडुलस लेंगे अगर आप -47 का, तो 47 आता है, और बाहर हाफ है, तो इसलिए यहाँ पे 47/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। आप लिख सकते हो यहाँ पे एरिया, तो ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल ABCD। किसी को डाउट है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। पहले वाला पार्ट हो गया तो दूसरे वाला पार्ट करके मुझे के की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है एवरीवन? ठीक है। अब Yes, दूसरा ma'am. वाला पार्ट में क्या है, दूसरे वाले पार्ट में बोला है कि आपको ओके, दूसरा वाला ऐसे नहीं है, ऐसा है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। और क्या बोला है, हमें बोला है कि यहाँ पे जो के है वो आपका निकालना है, और ए बी सी आपका कोलिनियर सॉइड है। आपको जो मेथड इजी लगे स्टूडेंट, किसी को डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर कुछ किसी को करना है तो ऐसा बोल सकते हो। डायग्राम ढंग से नहीं बन रहा है, जो चीज मैंने पहले भी बताई थी वही चीज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अगर यहाँ पे आपके पास ए है, यहाँ पे सपोज सी है, यहाँ पे कहीं पे डी है, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हैं एबीसी कोलिनियर है, तो यहाँ से आपको क्या आता है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। नहीं तो आप स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट से बता सकते हो कि पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख देती हूँ आपका शॉर्ट में। तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे स्टूडेंट लिख देती हूँ k+1, ठीक है। फिर है यहाँ पे एवरीवन। अच्छा स्टूडेंट कैसे लिखे हमने बताइए? हमने लिखा था हाफ, एक सेकेंड दिखा देती हूँ आपको। देखो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ इनटू, ऐसा भी लिखा था हमने और ये ऐसा भी लिखा था, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ। अब स्टूडेंट क्योंकि राइट साइड में 0 रहेगा तो इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड में लिख देती हूँ। ये हो गया, क्या पे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो क्योंकि हमें क्या दिया, कोलिनियर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 सिंस पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। जो कोई भी सोल्व नहीं कर रहा है प्लीज मेरे से पहले सोल्व कीजिए इसको। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हाफ लिखा था हमने स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड की बात करी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड के लिए मॉड्यूलस भी लगा सकती हूँ यहाँ पे, या हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऐसा भी लिख सकते हो आप। एक सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ इंटू ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, देख लीजिए, k+1, यहाँ पे 1 माइनस के आपने लिखा है, डिटरमिनेंट लिख रहे हो फोल्डर 2 की। यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस के है, यहाँ पे माइनस के है, फिर प्लस साइन है हमारे पास। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट क्या, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस के, यहाँ पे माइनस के है, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस के है, यहाँ पे 3 माइनस के है। डिटरमिनेंट हमने लिख दिया फोल्डर 2, फिर प्लस डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखेंगे, 2 प्लस के है यहाँ पे 3 माइनस के, एंड यहाँ पे अगर बात की जाए k+1, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2 माइनस के, ठीक है। ये वाला सिंप्लीफाई कीजिए और ये इक्वल टू 0 है स्टूडेंट, क्योंकि हाफ है स्टूडेंट, आप क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सिर्फ ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो 0 आना चाहिए। तो k की वैल्यू कोई मुझे बता सकता है कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके? या एक ये वाला कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो ये वाला कर सकते हो, देखिए AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। हाँ, फिर आप वहाँ पे बोलेंगे कि मैम डिस्टेंस फॉर्मूला में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज यहाँ पे मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे एवरीवन। चैट सेक्शन में मैं चेक कर रही हूँ कोई सोल्व कर रहा है कि नहीं। कर सकते हो ना स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन के का ये आपको निकालनी है वैल्यू, प्लीज बताइए एवरीवन, निकाल सकते हो कि नहीं यहाँ पे? कोई नहीं बता रहा है यहाँ पे एवरीवन, तो मतलब यहाँ से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ, रिमेनिंग पार्ट आई एम गिविंग फॉर होमवर्क। स्टूडेंट आप या तो ऐसे कीजिए या डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट कोलिनियर प्रूव करना है। मतलब कोई भी 2 पॉइंट का आपका जो डिस्टेंस आएगा, देखो यहाँ पे इससे मैं बता रही हूँ, AC का जो डिस्टेंस है उतना आपका AB प्लस BC आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर अगर आपको चेक करना है तो प्लीज चेक कीजिए, और इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। प्लीज चेक प्लीज, आंसर ऑफ दिस इज k इज इक्वल टू 1।
प्लीज बताइए किसी को डाउट है तो, लेकिन सोल्व करना है आपको, ठीक है। ये रिमेनिंग पोर्शन में आपको होमवर्क नहीं दे रही, लेकिन ट्राई कीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमने रिमार्क लिखा था वो भी मैं एक बार लिख देती हूँ। एवरीवन कर सकते हैं कि नहीं, प्लीज बताइए। सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, आप कर सकते हैं मुझे लगता है, ठीक है। रिमार्क क्या है यहाँ पे, अगर मैं बोल रही हूँ ए कोमा बी कोमा सी, ये 3 पॉइंट है, लिख सकते हो कैन बी प्रूव्ड कोलिनियर, ये पॉइंट्स बेसिकली कोलिनियर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, जो चीज मैंने लिखी थी वही चीज यहाँ पे लिख रही हूँ। डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन A and C is equal to distance between A and B and distance between, मतलब उनका एडिशन बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे मैं बोलना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे AC आपको मिलेगा AB प्लस BC एंड डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। स्टूडेंट किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो यहाँ पे, आप चाहे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कीजिए, नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपको 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करना है तो एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, या चाहे तो उन तीनों पॉइंट से जो फॉर्म होने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 दिखाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर, ABC आर कोलिनियर। प्लीज बताइए स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, प्लीज Yes, बताइए। ma'am. ओके Yes. स्टूडेंट, अभी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ, सेंट्रोइड के बारे में, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे सेंट्रोइड है। थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेती हूँ और आगे का कंटिन्यू नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं। किसी को याद है स्टूडेंट सेंट्रोइड क्या होता है? मुझे लगता है आपने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, पढ़ा था कि नहीं? कोई बताना चाहेगा, प्लीज बताइए। अच्छा स्टूडेंट, सबको मुझे बताइए, मीडियन पता है सबको क्या होता है? एवरीवन? Yes, अच्छा स्टूडेंट ma'am. मैं बता दूँ, ओके एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आज के लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज द पॉइंट ऑफ, सेंट्रोइड की बात करें तो ये क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, या बोल सकते हैं इंटरसेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ब्रैकेट में लिख लीजिए इंटरसेक्शन, जिसको हम बोलते हैं, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और या जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और मीडियंस क्या होते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मीडियंस। ठीक है, वैसे अगर ट्रायंगल में एक बना देती हूँ स्टूडेंट आपके लिए, जैसे एक ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ पे बना लेते हैं, एक ट्रायंगल है, ओके यहाँ पे ट्रायंगल बनाए ABC, ठीक है। इसका कुछ हम नाम दे देते हैं A, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं मीडियन की बात करूँ, मीडियन क्या है बेसिकली, जैसे ये स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे देखो ए देखिए, वर्टेक्स ए देखिए, उसका अपोजिट साइड कौन सा दिख रहा है स्टूडेंट? BC दिख रहा है। तो अगर मैं वर्टेक्स ए को, जो उसकी अपोजिट साइड है BC, उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, मतलब यहाँ पे देखो अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ पे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे BC का मिड पॉइंट है स्टूडेंट, लेटर से D, ठीक है, मिड पॉइंट है मतलब D है, B एंड C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब BD इज इक्वल टू DC हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं वर्टेक्स ए को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो मैं यहाँ पे अगर ज्वाइन करती हूँ, यहाँ पे AOD, देखो AOD को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट AD है वो आप क्या बोलेंगे, मीडियन हो जाएगा स्टूडेंट। प्लीज बताइए, समझ में आई ये वाली बात? Yes, ma'am. तो ये एक तो एक ये Yes, मीडियन हो ma'am. गया, ठीक है, एक तो एक ये मीडियन हो गया, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो लेंथ है वो इक्वल आएगा, ठीक है। अभी अगर मैं जैसे पॉइंट बी को, एक सेकंड यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन करूँ स्टूडेंट, यहाँ पे AC का जैसे मिड पॉइंट मैंने कुछ नाम दे दिया यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे AB का मिड पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने D ले लिया है, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, तो अगर मैंने ABCD, तो E यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट, जैसे E क्या है, AC का मिड पॉइंट, तो आप क्या कर रहे हैं, B को ज्वाइन कर रहे हो E से,
तो यहाँ पे क्या होगा, बीई क्या हो गया आपका, एक और मीडियन हो गया। समझ में आया स्टूडेंट ये वाली बात? Yes, एंड ma'am. वैसे ही अगर मैं सी जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड को, ए बी है अपोजिट साइड सी का, तो यहाँ पे उसका जो मिड पॉइंट है, मैंने इसको ले लिया, कुछ नाम दे देते हैं एफ, ठीक है, इसका नाम दे दिया एफ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर मैं सी को एफ से ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो सी एफ है आपका एक मीडियन हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो जो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, सेंट्रोइड होता क्या है, सेंट्रोइड क्या है या ट्रायंगल में बात कर रहे स्टूडेंट, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों मीडियन मीट करते हैं, मतलब इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस या इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे प्लीज डायग्राम में देख के बता सकते हो। और हम यहाँ पे जहाँ पे आपका ट्रायंगल के तीनों मीडियन मीट कर रहे हैं, जहाँ पे मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड को हम हमेशा दिखाते हैं यूजुअली, अब देखते हैं तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई ये वाली बात? और जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अगर हमने लिया है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट आपके पास x1, y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास x2, y2, ठीक है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? क्योंकि हमने क्या लिया, डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एसी है, एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से उनके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो कि नहीं, प्लीज बताइए। निकाल सकते हैं ना? यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं स्टूडेंट, यहाँ पे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलना चाह रही स्टूडेंट यहाँ पे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि जो डी है बीसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट डी का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एवरीवन बता सकते हो ना, प्लीज मुझे बताइए। जो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है x2 y2, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3, तो अगर मैं डी की बात करूँ, डी मिड पॉइंट है, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 अपॉन, 2। वेरी गुड, क्योंकि वो सेक्शन फॉर्मूला ही हो गया, बट रेशियो 1:1 हो जाएगा ना, डी बीसी को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट मैं लिख देती हूँ, डी के कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन, यहाँ पे 2 हो जाएगा पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। वेरी गुड, ये डी का हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद स्टूडेंट अगर मैं ई की बात करूँ, ई क्या है, हमने लिया है मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे देखिए एसी का। ठीक है, तो ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड एसी, तो यहाँ से अगर मैं ई के कोऑर्डिनेट की बात करूँ स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। वेरी गुड, कॉमा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई। एंड वैसे अगर मैं f की बात करूँ स्टूडेंट, f क्या है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, देखिए चेक करते हैं हमें, f क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो ये तो बहुत इजी है इसका मिड पॉइंट निकालना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y बाय 2 y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सबको समझ में आया स्टूडेंट? ये मिड पॉइंट जो अपने जो ट्रायंगल लिए हैं उसके जो साइड्स है, उनका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना मिड पॉइंट फॉर्मूले से, प्लीज बताइए। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, अभी ये हो रहा है कि हमारे पास, हम बोल रहे हैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, लेकिन वो आया कहाँ से वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और ये चीज आपको याद रखना है, जो स्टूडेंट जो सेंट्रोइड है, जैसे यहाँ पे हमने जी लिया है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑल मीडियन का ट्रायंगल के अंदर, वो हमेशा मीडियन को कुछ पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करते हैं। वो रेशियो भी शायद आपको ये पता होगा स्टूडेंट, वो रेशियो है 2:1 में। लेकिन कौन सा पार्ट 2, मतलब 2 लेंगे तो कौन से पार्ट को 1 ले, क्योंकि रेशियो की बात कर रहे हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो सेंट्रोइड है, देखिए यहाँ पे जी लिया है, ये जो मीडियन, जैसे एडी की बात करिए, मीडियन एडी को 2:1 रेशियो में, तो कौन सा रेशियो को 2 वाला लेना है पार्ट, ये स्टूडेंट जो वर्टेक्स के साथ, देखो ए जो वर्टेक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जी ए अपॉन, आप बोल रहे हैं जी डी, ये 2:1 हो जाए, लेकिन याद रखिए कौन से रेशियो को 2 वाला पोर्शन लेना है, कौन से को 1 लेना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो, यहाँ पे अगर मैं मीडियन ले रही हूँ बीई, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो आपका वर्टेक्स है ट्रायंगल का बी, ठीक है स्टूडेंट, तो ये मतलब जी बी अपॉन जीई आपका 2:1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली बात? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो यहाँ पे। वैसे अगर मैं मीडियन लिया सी एफ, याद रखिए सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ से अगर मैं सी एफ मीडियन लेती हूँ, तो यहाँ से आप जो सेंट्रोइड है जी, तो यहाँ से जी सी अपॉन जी एफ, ये 2:1
रेशो में हो जाएगा। एवरीवन, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम। प्लीज बताइए, सबको समझ में आई? रिमार्क में भी लिख सकते हैं आप कहीं पे। ये आपने आई थिंक मुझे लगता है 10th में भी पढ़ा है कि नहीं स्टूडेंट, बताइए। सेंट्रोइड डिवाइड्स the median. Centroid divide the median in the ratio 2:1। एंड प्लीज याद रखना स्टूडेंट, कौन सा रेशियो, देखो क्योंकि रेशियो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 2:1 रेशियो में याद करना, मतलब जैसे अगर यहाँ पे मैंने मीडियन एडी ले लिया, तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मीडियन आपने एडी लिया है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं GA/GD, ये आपका हो गया 2/1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए। जो वर्टेक्स है ट्रायंगल का, वो वाला क्वेश्चन, मतलब ये बेसिकली मैं बोल रही हूँ 2 × T/1 × D, T यहाँ पे कोई भी नंबर है। समझ में आया? प्लीज बताइए एवरीवन। ठीक है, ये वाले ओके। तो यहाँ पे बस जी के कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं आज के लिए। स्टूडेंट अभी आपको पता है कि ये जो जी है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हम क्या है सेक्शन फॉर्मूला से जी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना? बताइए, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, डी के कोऑर्डिनेट अभी आपने मुझे बताया कि मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये आते हैं। तो बेसिकली जो आएगा वो मैं आपको फाइनल लिख के बता देती हूँ। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ पे फाइनली जो आपको मिलेगा तो वो मैं लिख के आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास हो गया, और जो जी है जिसको हम सेंट्रोइड बोल रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए स्टूडेंट, एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, एंड y कोऑर्डिनेट हो जाता है y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछ सकते हैं। एवरीवन, समझ में आए कि नहीं, और कैसे किया ये आप चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है जी के जो कोऑर्डिनेट्स है ऐसा लिखा है स्टूडेंट, एंड ये बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला से आया है। ठीक है, आप चाहे तो ये ले लीजिए कि क्योंकि जी है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन है, तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे आपने ले लिया कि जी इज डिवाइडिंग मीडियन एडी इन द रेशियो 2:1। ठीक है, जी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी के कोऑर्डिनेट आपने अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला से बताया है। ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं ना एवरीवन? क्योंकि 2:1 रेशियो है स्टूडेंट, तो ये जो डिनोमीटर में 2 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आपको जो मिलेगा वो चीज मैंने यहाँ पे फाइनली लिख के बता दिया। ठीक है एवरीवन, तो ये जी के जो मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है, मतलब कभी आपको क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो क्या करना है, अगर आपको सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ट्रायंगल के जो वर्टाइसिस है सब में एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाई 3। ठीक है, वैसे ही अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ट्रायंगल के वर्टाइसिस के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाई 3 किया है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना करते हैं, अगर आगे की बात की जाए इस पर भी मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं कि जो बेसिकली क्या हो रहा है, जो ये मिड पॉइंट आपने लिया है स्टूडेंट, जैसे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनती है ना, उसका सेंट्रोइड भी सेम ही आता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखते हैं, तो आज का इधर ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई होगी। Yes, ma'am. तो आज का मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, एक सेकेंड, एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग